सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आपकी इस क्लास के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा 1870 ईस्वी के संस्थापक कौन है? देखिए, इसके संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, बाबू तोताराम। देखिए, भाषा संवर्धनी सभा जो है ये कहाँ स्थापित की गई थी अगर पूछा जाए तो अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? तो 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, इसके जो संस्थापक हैं वो बाबू तोताराम हैं, बाबू तोताराम। देखिए, इस सभा का जो स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और संवर्धन करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है पूछा गया है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, प्रेम प्रलाप जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है और इसका जो रचना वर्ष है वो 1877 ईस्वी है। कितना है? 1877 ईस्वी है इसका। इसी तरह से प्रेम संपत्ति लता की अगर बात करें हम सभी लोग तो ये कविता संग्रह है, कविता संग्रह, और इसका जो रचना वर्ष है वो 1855 है। देखिए, श्यामा लता जो है इसका भी रचना वर्ष 1855 ईस्वी है। इसी तरह से श्यामा सरोजिनी की बात करें तो 1886 इसका रचना वर्ष है। देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह की ये तीनों रचनाएं हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? देखिए, भारतेंदु युगीन इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है भारतेंदु मंडल के सदस्य थे और आनंद कादम्बिनी एक इनकी पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी। दूसरी जो पत्रिका है वो नागरी नीरद। इन दोनों पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है आपका, इन दोनों पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुक्ल जी की जो पंक्तियां हैं ये प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है इसमें प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहा है कि मिश्र की भाषा शैली और व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए इन्होंने क्या कहा है कि वे अपने उन्नाव जिले के रहने वाले थे, बैसवाड़ा के। तो वहाँ की जो बोली है बैसवाड़ी, इस बोली के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग निसंकोच करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। देखिए, उन्नाव के रहने वाले थे, उन्नाव के बैसवाड़े। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे, जैसा शीर्षक किसने दिया है, किस लेखक ने दिया है? सही उत्तर बताना है आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 5 का प्रताप नारायण मिश्र सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है कि घूरे का लत्ता बीने कनातन के डौल बांधे। इसका अर्थ है फटे पुराने कपड़े बीन कर और मखमली तंबू लगाकर दिखावा करना। तो ये जो शीर्षक है दोस्तों ये प्रताप नारायण मिश्र का शीर्षक है, महत्वपूर्ण है और ये एक निबंध संग्रह है। निबंध है, क्या है? निबंध। ये निबंध है दोस्तों और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी साहित्य का एडिशन भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, हिंदी साहित्य का एडिशन भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? इन पंक्तियों का संपादक किसे माना गया है? सही उत्तर आपका प्रताप नारायण मिश्र की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण काफ़ी चर्चित है, तो ये इन्हीं की पत्रिका है, इसका संपादन इन्होंने किया है। ब्राह्मण पत्रिका ये निकालते थे
और जो पाठक होते थे पत्रिका को पढ़ने वाले, वे लंबे समय तक चंदा नहीं दिए थे। उस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, जिस कारण इन्होंने ये पंक्तियाँ जो हैं अपनी पत्रिका के प्रथम पेज पर हास्यपूर्ण रूप से लिखा था कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। देखिए ब्राह्मण पत्रिका जो है ये 15 मार्च 1883 को इन्होंने निकाली थी। 15 मार्च 1883 को। अगर पूछा जाए ये पत्रिका कैसी थी तो ये मासिक पत्रिका थी। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न देखिए, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बद्रीनारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनारायण चौधरी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? देखिए हिंदी में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो इनको हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इनके नेतृत्व में साहित्य ने जो है समाज और राजनीतिक और धर्म में नई चेतना की थी, इसलिए इस काल को डॉक्टर नागेंद्र और रामविलास शर्मा ने पुनर्जागरण काल कहा है। देखिए भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने, ये भी पूछा जा सकता है, और रामविलास शर्मा ने कहा है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पंडित अंबिकादत्त व्यास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए बात करें पंडित अंबिकादत्त व्यास की तो इनको सुकवि भी कहा जाता है। सुकवि की उपाधि इन्हीं को मिली थी। और बिहार जो रचना है इनकी, ये रचना इन्होंने जो है बिहारी सतसई के आधार पर किया था। पूछा जाता है कि किस रचना के आधार पर इन्होंने इस ग्रंथ के रचना की थी? तो बिहारी सतसई के आधार पर, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। देखिए भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, तो इसका अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा है? तो यहाँ पर पता होना चाहिए, डॉक्टर नागेंद्र और रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? देखिए भारत भारती के रचनाकार कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11। देखिए मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसकी जो रचना है वो 1912 में हुई थी। कब हुई? 1912 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की थी। और इस रचना को जो है राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत जो है काव्य कृति के रूप में जाना गया है। इसकी लोकप्रियता के कारण ही गांधी जी ने इनको जो है राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। राष्ट्रकवि। पूछा जाता है कि किस रचना के आधार पर इनको राष्ट्रकवि की संज्ञा मिली थी? तो भारत भारती। किसने दी थी? गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? देखिए ये नारा जो है किस साहित्यकार ने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा दिया है। बात करें दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की तो ये हिंदी भाषा, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान राष्ट्र के प्रबल समर्थक थे। ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से इन विचारों का ये प्रचार प्रसार किया करते थे। तो ये नारा जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की थी। ये भी सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य की वर्ण विषय बनाया। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए बात करें, इन्होंने गद्य और पद्य, कहा गया गद्य और काव्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तो ये गलत है। बात करें, इन्होंने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन पद्य या फिर काव्य में इन्होंने
खड़ी बोली का प्रयोग नहीं, जबकि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। देखो, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, लेकिन जो इनकी मुख्यतः जो भाषा देखने को मिली है अधिकतम, वो जो है ब्रज भाषा ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? प्यार या फिर प्यार, प्यार छंद। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? प्रश्न नंबर 14। तो प्रात समीरन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रात समीरन, इसका रचना वर्ष 1874 ईस्वी है, 1874 है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हरिश्चंद्र पत्रिका में। किस पत्रिका में? तो हरिश्चंद्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। देखिए, प्रात समीरन जो रचना है ये जो है प्यार या फिर कह सकते हैं प्यार छंद में लिखी गई है। ये क्या है? कविता है, कविता है, यानी कि काव्य रचना है, काव्य रचना। देखिए, प्रात समीरन जो है इसमें जो है भोर की जो मंद मंद हवा है इसका बहुत ही अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। प्रात का मतलब होता है सुबह, समीरन का मतलब होता है हवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? देखिए, सबसे कम आयु जो है पूछी गई है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आयु है वो सबसे कम रही है, मात्र 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1850, और 1885 में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो 35 वर्ष इनकी आयु रही है, और ये साहित्यकारों में सबसे कम आयु इन्हीं की रही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जम पाई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का? तो भारतेंदु युग। देखिए, इनके अनुसार जो है इस युग के जो गद्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य विन्यास की शिथिलता मिलती है। तो इन्होंने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि भारतेंदु युग के जो लेखक हैं उनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इनका जो है खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो है वो फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, काव्य के लिए मुख्यतः जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ रचनाएं इनकी ऐसी भी हैं जिसमें इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे सीधा उदाहरण है फूलों का गुच्छा, इसमें भी इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो एक रचना और है जिसका नाम है दशरथ विलाप। ये इन्हीं की रचना है, और इसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि खड़ी बोली में कौन सी इनकी काव्य रचना है? तो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रश्न नंबर 18 सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग। ये भारतेंदु मंडल के नहीं हैं, द्विवेदी युग के हैं, और खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि माने गए हैं। खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि, ये महत्वपूर्ण है आपका। और स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी इनको माना गया है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? देखिए, उर्दू में जो है अब्र नाम से कविता लिखते थे। अब्र का यहाँ पर अर्थ बादल से है, बादल। देखिए, अब्र उपनाम से कविता लिखते थे उर्दू में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। इनके हिंदी योगदान का स्वरूप कैसा है? प्रश्न नंबर 20। देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इन सभी साधनों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बात करें स्वयं रचनाएं लिखकर,
तो यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं आप लोग जान सकते हैं। भारत दुर्दशा है, काफ़ी प्रसिद्ध है भारत दुर्दशा। एक रचना इनकी अंधेर नगरी भी है, अंधेर नगरी नाटक। इसी तरह से समाचार पत्र निकाल कर तो इनके कुछ समाचार हैं, समाचार पत्र जिनका इन्होंने संपादन किया, जिसमें बाला बोधनी है, बाला बोधनी, और दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये समाचार पत्र हैं जिनका इन्होंने संपादन किया है। देखिए भारतेंदु मंडल का गठन भी इन्होंने किया था। ये अपने समकालीन साहित्यकारों का एक समूह बनाए थे जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया था। इस मंडल में जो मुख्यतः थे उसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, ये सभी लोग थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल, ये किसकी रचना है? बताइए ये रचना किसकी है? प्रश्न नंबर 21। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भी ये जाने जाते हैं, और इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने अपनी भाषा हिंदी की उन्नति को ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल बताते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य के पितामह की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाम आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए गद्य और पद्य दोनों में रचना करके आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव इन्होंने रखी थी, इसलिए हिंदी साहित्य का पितामह भी इनको कहा गया है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है, संपादित पत्रिका का इनका सही नाम कौन सा है? तो बाला बोधनी, बाला बोधनी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाला बोधनी जो पत्रिका है इसका संपादन इन्होंने किया था, और इस पत्रिका का जो समय काल है ये 1874 है, 1874। देखिए ये पत्रिका जो है बनारस से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? बनारस से, बनारस से पत्रिका निकलती थी। और इस पत्रिका की संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है कि स्त्री केंद्रित पहली पत्रिका है ये, पहली पत्रिका। पूछा जा सकता है स्त्री केंद्रित पहली पत्रिका कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे बाला बोधनी। इसका संपादन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब इस पत्रिका की शुरुआत हुई? 1874 में। कहाँ से निकलती थी? तो बनारस से पत्रिका निकलती थी। देखिए इस पत्रिका में जो है स्त्री शिक्षा और स्त्री सुधार के विचारों को रखा गया था, तभी इसको कहा गया कि स्त्री केंद्रित पहली पत्रिका ये है। अगला प्रश्न देखिए, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। पिछले प्रश्न में अभी इसी का जिक्र हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये मासिक पत्रिका है। बाद में इसका नाम जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाद में इसका नाम रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? देखिए बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये प्रश्न आप सभी के लिए है, इसका उत्तर कमेंट में देना। तो आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में फिर से इसके आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।